नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लास में आपका। आज की क्लास 10th साइंस इंग्लिश मीडियम में चैप्टर 8 कार्बन एंड इट्स ए कंपाउंड, उसके बारे में हमें पढ़ रहे थे। अब एक छोटा सा लास्ट टॉपिक जो है वो बचा है, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसमें कल हम पढ़ रहे थे पॉलीमर जो हैं उनके बारे में। पॉलीमर जो है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं जो हाई वेटेड या जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हाई होता है, और वो बनते हैं किनसे? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के पॉलीमराइजेशन से, उनके आपस में ऐड होने से या उनके आपस में जुड़ने से उनका फॉर्मेशन होता है। एक जो सिंपल मॉलिक्यूल होता है उसको हम कहेंगे मोनोमर, और कई सारे मोनोमर जो है वो आपस में जुड़ जाए तो उससे क्या बनता है? पॉलीमर बनता है। पॉलीमर में सिंथेटिक एंड नेचुरल पॉलीमर जो है उनके बारे में पढ़ रहे थे हम। नेचुरल पॉलीमर में नेचुरल रबर जो है, जो आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है, वो पढ़ लिया था। उसके बाद में सिंथेटिक पॉलीमर जो है उनमें हम पढ़ रहे थे सिंथेटिक रबर जो है वो पढ़ लिया था। उसके बाद में सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं जिसमें नायलॉन, टेरिलिन और रेयॉन जो है उनके बारे में पढ़ा था। अब इसके बाद में सिंथेटिक पॉलीमर की जो तीसरी कैटेगरी है जिसमें प्लास्टिक्स को शामिल किया जाता है, उनको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अपने सिलेबस में 4 प्लास्टिक जो है उनके बारे में दिया हुआ है, उनकी स्टडी हम करेंगे। पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल एंड पॉलीस्टाइरीन। पहले देखें पॉलीथीन। इनके मोनोमर जो होते हैं उनको ध्यान में रखोगे। सीधा सा है, पॉली वर्ड को यदि हटा दिया जाए तो वो वर्ड जो है उसके मोनोमर का नाम आ जाता है पॉलीथीन। ये एथीन का पॉलीमर होता है, या इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एथीन, यानी इसका जो मोनोमर है वो क्या होता है? एथीन। पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जिसे शॉर्ट में PVC भी कहा जाता है, ये एक पॉलीमर होता है वाइनाइल क्लोराइड का। तो वाइनाइल क्लोराइड इसका मोनोमर है और पॉलीवाइनाइल क्लोराइड इसका पॉलीमर है। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, जिसे शॉर्ट में PAN भी कहते हैं, और एक इसका दूसरा नाम भी होता है ऑरलोन भी इसे कहा जाता है। जैसे टेरिलिन को डेक्रोन भी कहते हैं, वैसे ही पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल को ऑरलोन भी कहते हैं। इसका जो मोनोमर है, पॉलीवर्ड हटा दिया, वो आ गया एक्रिलोनाइट्राइल। और पॉलीस्टाइरीन, ये एक पॉलीमर है जिसका मोनोमर जो है वो होता है स्टाइरीन। अब इनके स्ट्रक्चर वगैरह जो है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखोगे, या इनके जो सिंथेसाइज रिएक्शन है उनको हम देखें तो एथीन को ध्यान में रख लें। एथीन, एथ यानी कितने कार्बन है? 2 कार्बन, और इन यानी क्या? डबल बॉन्ड, CH2। ये इसको हमने इसकी जो भी वैलेंसी है उनको हमने सेटिस्फाई कर दिया। तो ये एथीन है। एथीन के हमें N मॉलिक्यूल यदि ले लें, कई सारे हजारों लाखों हो सकते हैं, उनको हम लें और फिर उसके बाद में उसका पॉलीमराइजेशन करवाएं तो ये बनता है CH2। डबल बॉन्ड यहाँ पर जो है वो यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर बॉन्ड जो है वो बन जाएंगे, यानी ये एक एथीन है, इसके आगे दूसरा एथीन, तीसरा एथीन, चौथा एथीन, इस तरह से जुड़ जाते हैं और ये एक पॉलीमर बन जाता है। तो पॉलीथीन का मोनोमर है एथीन, और उसको सिंथेसाइज कैसे किया जाता है? सिंथेसाइज रिएक्शन जो है वो इसके ये हो गई। यूज वगैरह में इसको हम देखें तो पॉलीथीन की थैलियाँ आती हैं, कैरी बैग्स वगैरह जो है, या प्लास्टिक बैग जो होते हैं जो हम काम में लेते हैं, उनमें ये काम में आता है। मोल्डेड आइटम्स, खिलौने वगैरह हैं वो बनाने के काम में आता है। पाइप, ट्यूब वगैरह बनाने के काम में ये आता है। फिर है पॉलीवाइनाइल क्लोराइड, शॉर्ट में इसे PVC कहते हैं, इसको जरूर से ध्यान में रख ले। PVC का पूरा नाम, PAN का पूरा नाम। PVC यानी पॉली, V यानी वाइनाइल, C यानी क्लोराइड। PAN का पूरा नाम पॉली एक्रिलो N नाइट्राइल। अब पॉलीवाइनाइल क्लोराइड जो है इसको सिंथेसाइज कैसे किया जाता है, इसका फार्मूला जो है वो ध्यान में रख ले। पॉलीथीन का जो एथीन मोनोमर है वो ये था CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें से एक H हट जाए और उसकी जगह पर यहाँ पर Cl जुड़ जाए तो ये बन जाएगा वाइनाइल क्लोराइड। और इसका जब पॉलीमराइजेशन कर जाए तो डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा और ये कंडीशन आ जाएगी, ये हो जाएगा इसका पॉलीमर यानी पॉलीवाइनाइल क्लोराइड। तो पॉलीवाइनाइल क्लोराइड, वाइनाइल क्लोराइड ये है,
एक H हट गया, एथीन में से Cl आ गया तो वाइनाइल क्लोराइड बन गया और ये पॉलीमराइजेशन से पॉलीवाइनाइल क्लोराइड बन गया। यूज इसका देखें तो वो भी यूज इसका किया जाता है पाइप बनाने में, शूज जूते जो होते हैं उनका सोल जो है उसके फॉर्मेशन में, स्लीपर, बैग, रेन कोट वगैरह बनाने में इनका यूज किया जाता है। फिर है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल या ओरलोन, इसका जो मोनोमर है वो है एक्रिलोनाइट्राइल। इसमें इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ध्यान में रखें, ये एथीन में एक H हटने पर Cl जुड़ा था तो वाइनाइल क्लोराइड बना, साइनाइड समूह जुड़ जाए तो उसको हम कहेंगे एक्रिलोनाइट्राइल। तो ये एक्रिलोनाइट्राइल है या इसे वाइनाइल साइनाइड भी कहते हैं। इसके N मॉलिक्यूल लिए और पॉलीमराइजेशन करवाया तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, दोनों और बॉन्ड बन गए CN, ये हो गया इसका एक पॉलीमर यानी PAN। इसे एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, उसे वैसे शॉर्ट में PVC भी कह देते हैं। इसे पॉलीवाइनाइल साइनाइड जो है ये भी कहा जाता है। तो पॉलीवाइनाइल साइनाइड भी इसको कहते हैं या इसका एक दूसरा नाम है। इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये PVC है, लेकिन यूं कंफ्यूज नहीं हो, पॉलीवाइनाइल साइनाइड का मतलब PVC नहीं होता है। PVC पूछ लिया जाए तो वो निश्चित रूप से पॉलीवाइनाइल क्लोराइड ही होगा। PAN पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल इसका एक दूसरा नाम हो सकता है, इसे वाइनाइल साइनाइड कहते हैं इसलिए पॉलीवाइनाइल साइनाइड हो गया। इसके बाद में आगे अगला जो कंपाउंड है या अगला जो पॉलीमर या प्लास्टिक है वो है पॉलीस्टाइरीन। स्टाइरीन जो है उसकी स्ट्रक्चर देखें तो उसकी स्ट्रक्चर ये होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन है, यहाँ Cl जुड़ा तो वाइनाइल क्लोराइड, CN जुड़ा तो एक्रिलोनाइट्राइल और C6H5 ये जुड़ गया या ये बेंजीन वलय होती है, इस तरह से भी जोड़ सकते हैं इसको, ये हमने जोड़ दिया तो ये हो गया स्टाइरीन। और इसका पॉलीमराइजेशन करवाएंगे तो ये बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, आगे ये पॉलीस्टाइरीन, तो ये पॉलीस्टाइरीन बना है। यूज वगैरह में यदि हम देखें पॉलीस्टाइरीन का यूज तो ये ऊन की तरह से जो सिंथेटिक वुल होता है उसके रूप में इसको काम में जाता है। वुल नॉर्मली देखा जाए तो एनिमल फाइबर से प्राप्त होता है या ऑब्टेन होता है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर जो है वो वुल नेचर के या ऊन जैसे वो पॉलीस्टाइरीन के होते हैं। तो गर्म कपड़े वगैरह बनाने में इसका यूज जो है वो किया जाता है। तो इस तरह से हमने ये प्लास्टिक जो है चार इन प्लास्टिक के बारे में हमने पढ़ा। इसके साथ ही अपना ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम साथ में थोड़ा सा और देख लेते हैं ताकि यहाँ पर ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। इसे और जितने भी चैप्टर वगैरह हमने पढ़े हैं उनमें हमने क्वेश्चन आंसर नहीं किए हैं क्योंकि उनको हम बाद में कर लेंगे, लेकिन इसमें कुछ स्ट्रक्चर है, फार्मूला इस तरह से या IUPAC नोमेनक्लेचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं तो उनको थोड़ा सा हमें देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन वगैरह के अंदर यदि हम देखें तो इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो दे रखे हैं। जैसे एक क्वेश्चन में ये दे रखा है C5H10, C5H10 इसका नाम जो है वो लिखना है। तो अब इसमें ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है या नॉर्मल फार्मूला इसका दिया हुआ है, इसके बेसिस पर इसका नाम यदि हम लिखें तो इसमें देखें कार्बन एटम कितने हैं, 5 हैं, इसलिए सबसे पहले तो हमने लिख दिया प्रीफिक्स पेंट। और फिर इसमें देखें हाइड्रोजन एटम जो है वो कितने हैं, 10, 5 के दुगुने यानी 10, और हाइड्रोजन एटम्स जो है वो कार्बन एटम से दुगुने हों तो इसका मतलब वो सेकंड सीरीज है, दूसरी श्रेणी है यानी इन श्रेणी है, तो ये हो गया पेंटीन। तो ये फार्मूला जो है वो पेंटीन का यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन पूछा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो लिखना है हमें किसका, फ्रियोन 11। अब फ्रियोन 11 कहें या फिर नोमेनक्लेचर इसका हमने पढ़ा था, फ्रियोन के आगे 3 नंबर लिखे हुए होते हैं, यदि केवल 2 नंबर हैं तो इसका मतलब पहला नंबर 0 है। तो फ्रियोन 11 या सही रूप में देखें तो ये है फ्रियोन 011। अब हमने फार्मूला के बेसिस पर नाम लिखना जो है वो तो सीख लिया था, नाम के बेसिस पर फार्मूला जो है वो कैसे लिखा जाए तो उसको यहाँ पर हम देखें। फ्रियोन, इसके लिए ध्यान में रखें कि फ्रियोन जो है वो एल्केन के डेरिवेटिव होते हैं या एल्केन से बनते हैं।
एक कार्बन वाला एल्केन होता है CH4, 2 कार्बन वाला एल्केन होता है C2H6। ये फार्मूला इतना ध्यान में रखें, 1 या 2 कार्बन वाले फ्रीऑन के बारे में पूछा जाता है। तो इसका मतलब सीधा सही है, ध्यान में रखना है, कार्बन यदि 1 है तो हाइड्रोजन 4 होंगे, कार्बन यदि 2 हैं तो हाइड्रोजन एल्केन में कितने होंगे, 6। अब यहाँ पर फ्रीऑन का जब फॉर्मेशन होता है या CFC जो बनते हैं उनमें हाइड्रोजन जो है वो तो हट जाता है और उनको रिप्लेस कर देते हैं कौन, फ्लोरीन और क्लोरीन। अब उनकी संख्या हमें नोट करनी है यहाँ पर। अब इस बेसिस पर देखें, एक फ्रीऑन का जब भी हम नाम लिखते हैं तो उसमें 3 संख्या लिखते हैं X Y Z। X इज इक्वल टू C-1, Y इज इक्वल टू Ha+1 एंड Z इज इक्वल टू F। अब इस बेसिस पर हमें फार्मूला लिखना है तो उल्टा करना पड़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे, X+1। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, मैथ में आप ये करते हैं, इनको चेंज करना, पक्षांतरण करते हैं, वो हो जाएगा Y-1 और F इज इक्वल टू हो जाएगा Z। अब इस बेसिस पर देखें, इस फ्रीऑन 011 में कितने कार्बन हैं, पहली संख्या X यानी 0 है, उसमें 1 जोड़ दें तो वो कार्बन की संख्या आ गई, यानी कार्बन इसमें 1 है। हाइड्रोजन की संख्या देखें, Y-1, Y है दूसरी संख्या, ये X है, ये Y है, ये Z है। Y है 1, इसमें से 1 माइनस करें तो हाइड्रोजन हो गया 0, और फिर उसके बाद में Z इज इक्वल टू क्या होता है, F या F इज इक्वल टू क्या होता है, Z। तो F फ्लोरीन है इसमें 1। अब यहाँ पर 1 कार्बन हो तो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन वो कुल मिलाकर 4 होने चाहिए। हाइड्रोजन इसमें 0 है, फ्लोरीन इसमें 1 है, तो अब बचा केवल क्लोरीन, वो कितने होंगे, 3। तो इस बेसिस पर देखें तो इसका फार्मूला ये हो जाएगा CFCl3। ठीक है, इस बेसिस पर। चलो एक इस एग्जांपल से और देख लेते हैं। मान लें कंपाउंड जो है ये आ गया 1A2,4, ये एक कंपाउंड लिखा हुआ हो, फ्रीऑन 1,2,4 या फ्रीऑन 1,2,4 नहीं, फ्रीऑन 1,1A3 इस तरह से लिखा हो, या 1,1A2 लिखा हो। चलो 1,1,3 का ही देख लेते हैं। अब फ्रीऑन 1,1,3 है, इसका हमें क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। तो इसमें ये है X, ये है Y, ये है Z। इसमें कार्बन कितने होंगे, X+1, X यहाँ पर है 1, तो 1+1 इज इक्वल टू 2। Y 1-1, यानी Y-1 जो है वो हाइड्रोजन एटम आएंगे, तो हाइड्रोजन एटम है 1-1 यानी 0। अब टोटल मिलाकर हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन वही जुड़ते हैं इनकी जगह, तो हाइड्रोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन टोटल मिलाकर 6 होने चाहिए। फ्लोरीन यहाँ पर ये है Z यानी 3, 6 होने चाहिए। हाइड्रोजन है 0, फ्लोरीन है 3, इसका मतलब क्लोरीन बचे हुए 3 होंगे। इसका फार्मूला ये हो जाएगा, C2H को लिखते नहीं है, 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, F3Cl3। ये इस तरह से फार्मूला जो है वो इनका लिखा जाता है। इसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इन्हीं से रिलेटेड की हम बात कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक क्वेश्चन जो है वो ये दिया हुआ है, राइट द IUPAC नेम ऑफ ए CH2CH2Cl, CH2 डबल बॉन्ड A, CH सिंगल बॉन्ड A, Cl। ये एक तरह से देखें तो वाइनिल क्लोराइड है जो हमने पढ़ा था, इस Cl को यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, बात एक ही है। तो इसका हमें IUPAC नाम लिखना है। वाइनिल क्लोराइड तो इसका रूट नाम होता है। अब इसमें देखें तो मेन चेन जो है वो 2 कार्बन की है, ये हो गया, इसके बाहर रहा सबस्टिट्यूएंट, तो पहले सबस्टिट्यूएंट का नाम लिख दें। सबस्टिट्यूएंट है इसमें क्लोरो, CHLORO। नंबर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस ओर से ही नंबर दिया जाएगा 1 और 2। तो इसके बेसिस पर देखें, क्लोरीन यहाँ होता तो 1 2 इस तरफ से हो जाता, अब यहाँ है तो इस तरफ से, या नंबर देना चाहो तो 1 और 2 यूं दे दिए। अब इस बेसिस पर देखें तो 2 क्लोरो, ना लिखें तो भी कोई बात नहीं है, नहीं तो लिख दिया 2 क्लोरो। और फिर उसके बाद में देखें कार्बन जो है मेन कंपाउंड में वो कितने हैं, 2 यानी एथ और इन, तो 2 क्लोरो एथीन है ये। इसमें भी नंबर लगाने की जरूरत नहीं कि डबल बॉन्ड कहाँ है, डबल बॉन्ड पहले कार्बन पर ही है, चाहे इस तरफ से दें चाहे इस तरफ से। अब इसमें क्लोरो लगाए तो इस तरफ से गिनती होगी, तो 1 क्लोरो 1 एथीन ये होगा, या क्लोरो एथीन इसको कहेंगे। तो ये एक कंपाउंड है 1 क्लोरो एथीन, ये इस तरह का है। एक दूसरा कंपाउंड इसमें दे रखा है, एक्चुअल में कंपाउंड ये दिया हुआ है, भूल से हमने लिख दिया CH सिंगल बॉन्ड A, CH2Cl। अब इसका नाम देना है
तो इसमें देखें, इसमें मेन कंपाउंड जो है वो तो ये हो गया, 3 कार्बन वाली चेन हो गई, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ जुड़ा है। अब इसको नंबर देंगे, इस ओर से नंबर दें सब्स्टिट्यूएंट को ध्यान में रख के, तो यहाँ 1 और 2 3 ये होगा। लेकिन नियम रूल जो है वो ये है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक मिले तो 1 और 2 3 इस ओर से देना पड़ेगा। अब इसमें पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरो, और कौन सी पोजीशन पे है, नंबर 3 पे, तो ये हो गया 3 क्लोरो, और फिर नंबर 1 पे है 1 कार्बन है इसमें 3 यानी प्रोपेन, तो ये है 3 क्लोरो 1 प्रोपेन। इसका सही नाम जो है वो इस तरह से हो गया। तो एक क्वेश्चन जो है वो ये दिया है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो हैं वो और इनमें दिए हुए हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर 25वां क्वेश्चन जो है वो दिया है, IUPAC नेम और स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो लिखना है 3 कंपाउंड का। उसमें फर्स्ट कंपाउंड है C5H12, एक कंपाउंड दे रखा है C4AH8, और एक थर्ड कंपाउंड जो इसी क्वेश्चन में दे रखा है वो है C3H4, तो C3H4। अब इन 3 कंपाउंड के नाम और क्या लिखने हैं, हमें इनकी स्ट्रक्चर लिखनी है। तो पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो लिखना है, वो लिखें, उसके बेसिस पर नाम दिया जाएगा। अब इसमें कार्बन कितने हैं, 5, तो सीधे सीधे 5 कार्बन जो हम वो यूं लिख दें, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा। अब बॉन्ड कौन सा आएगा वो देखें, C5H12 हाइड्रोजन की संख्या देखें, कार्बन जितने भी हैं हाइड्रोजन की संख्या या तो मिलेगी उससे पूरी दुगुनी, जैसे 4 हैं तो 8, या दुगुने से 2 ज्यादा, 5 दूनी 10 2 12, या दुगुने से 2 कम, 3 दूनी 6, ये हैं 2 कम 4, तो ये स्थिति मिलेगी। यदि दुगुने से 2 ज्यादा है तो सब जगह सिंगल बॉन्ड आएगा, क्योंकि वो एल्केन श्रेणी का कंपाउंड होता है, तो सभी जगह सिंगल बॉन्ड लगा दें और फिर वैलेंसी पूरी कर दें। इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, इस कार्बन में 2 जोड़ेंगे क्योंकि 2 वैलेंसी पहले से हैं, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, और फिर इसका नाम लिख दें। कार्बन है 5 के लिए लिख दिया प्रोप नहीं पेंट, प्रोप 3 के लिए आता है तो पेंट लिख दिया, और उसके बाद में आगे इसके अंदर जोड़ दिया एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो ये पेंटेन है। इसका देखें, कार्बन है 4, 1 2 3 4, अब बॉन्ड देखें, 4 दूने 8, पूरे दुगुने यानी डबल बॉन्ड, एक जगह डबल बॉन्ड लिखना है, तो यहाँ पर पोजीशन दी हुई नहीं है तो हम अपने हिसाब से लगा देंगे, तब नाम देते समय ध्यान रखेंगे। बाकी है सिंगल बॉन्ड, CH3 CH वैलेंसी को सेचुरेटेड करना है, और यहाँ पर ये, और यहाँ पर CH3। अब इसमें देखें तो इसका नाम है ब्यूट, और डबल बॉन्ड है तो इन, डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 1 2, तो 2 ब्यूटीन, यहाँ लगा देते तो 1 ब्यूटीन हो जाता। C3H4 कार्बन है 3 दूनी 6 में से 2 कम, यानी यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तीसरी सीरीज है, जो हाइड्रोजन कार्बन के दुगुने से 2 कम हो तो तीसरी सीरीज होगी, यानी ट्रिपल बॉन्ड आएगा, एक जगह सिंगल बॉन्ड। और अब एक हाइड्रोजन जोड़ा इसमें, क्योंकि 3 वैलेंसी सेचुरेटेड है, इस कार्बन में 3 और 1 चारों हैं, इसलिए कोई हाइड्रोजन नहीं जोड़ेंगे, इसमें केवल 1 वैलेंसी कंप्लीट हुई है, 3 कंप्लीट करेंगे हाइड्रोजन जोड़कर। अब इसका नाम दें तो इसमें 3 कार्बन है तो लिख दिया प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है तो लिख दिया वाई, यानी ये है प्रोपाइन, 1 2 3 इस तरफ से नाम दे दें 1 प्रोपाइन। यहाँ होता तो भी 1 प्रोपाइन होता, तो प्रोपाइन में यदि 1 नहीं लिखें तो भी चलता है। तो इस तरह से इनका ये नाम हमने लिख दिया। एक क्वेश्चन आगे 33 का जो क्वेश्चन है वो और दे रखा है, उसको देख लेते हैं। उसमें ये दिया है कंपाउंड लिखे, उनके IUPAC नाम जो है वो पूछा है। राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। पहला है आइसोऑक्टेन, तो आइसोऑक्टेन। अब देखें इसमें आइसो के बारे में, आइसो और नियो में बताया था आपको। आइसो का मतलब सीधा सा ये होता है CH3 CH3। ये जो कंपाउंड है वो आइसो कंपाउंड है या आइसो ग्रुप है। ये इस आइसो के साथ में हमें इसकी स्ट्रक्चर लिखनी है, तो आगे देखो ऑक्टेन लिखा है, तो इसको मिलाते हुए आइसो में 3 कार्बन तो आ गए, टोटल मिलाकर 8 कार्बन करने हैं। ऑक्ट का मतलब 8 होता है, तो 3 तो इसमें हैं, 5 और जोड़ दें। यूं नहीं कि 8 आगे लिख दें, ये नहीं कि ये आइसो है आगे 8 कार्बन लिख दिया। इसमें आइसो में 3 तो आ गए, ऑक्टेन 8 करने हैं तो 5 बचे, वो 5 जोड़ दें। CH2 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 CH3।
अब इसका नाम लिखना है तो लंबी से लंबी चेन जो है उसका सिलेक्शन करें। ये इसमें लॉन्गेस्ट चेन आ गई, नंबर दें। सब्स्टिट्यूएंट ये है, इसको कम नंबर मिलना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कार्बन की चेन बनी है जिसमें 2 नंबर पे क्या है, मेथिल। तो ये हो गया 2 मेथिल। आगे कार्बन है मेन चेन में कितने, 7, इसलिए हेप्ट। यूं नहीं कि 8 कार्बन है तो ऑक्ट लिख दें, हेप्ट हो गया ये IUPAC के अकॉर्डिंग। और एन, तो ये है हेप्टेन। ठीक है, इसका ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये इसका रूट नाम था, ये इसका IUPAC नाम हो गया। सेकेंड कंपाउंड इसमें देखें, सेकेंड कंपाउंड दिया है CH3 डबल बॉन्ड CH2। मेन जो चेन है उसका सिलेक्शन कर लिया। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए नंबर देंगे 1 2 3। ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखें मेथिल, इसकी पोजीशन लिखें 2 मेथिल। और उसके बाद में आगे संख्या आ रही है, कार्बन है 3, ये प्रो पे डबल बॉन्ड है इसलिए इन कहाँ पर है, फर्स्ट कार्बन पे। तो ये हो गया 2 मेथिल 1 प्रोपेन, ये लिख दिया। एक और कंपाउंड जो है वो दिया हुआ है नियोपेंटेन। अब नियोपेंटेन के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया था। नियोपेंटेन जो है वो ये है, नियोपेंटेन। नियो यानी CH3 CH3, इसको बोलते हैं नियो। ये जो स्ट्रक्चर है वो नियो स्ट्रक्चर है। अब इसके आगे पेंटेन लिखा है। पेंटेन का मतलब कितने कार्बन है, कुल मिला के 5। तो कुल मिला के 5 कार्बन करने, 4 तो नियो में ही आ गए, एक और जोड़ दें, ये हो गया नियोपेंटेन। IUPAC नाम दें तो लॉन्गेस्ट चेन है 3 कार्बन की, 1 2 3। नंबर 2 पे हैं 2 मेथिल, तो सब्स्टिट्यूएंट है इसमें मेथिल, और वो भी कितने, 2 हैं इसलिए लिखेंगे डाई मेथिल। और कहाँ पर है, नंबर 2 पे 2 डाई मेथिल, 3 कार्बन वाला है इसलिए प्रोपेन। तो ये नियोपेंटेन का IUPAC नेम हो गया। इसके बाद में फोर्थ वन, एक और जो कंपाउंड दिया है वो है CH3 CH है यहाँ पर, ये है ब्रोमो और ये है क्लोरो, ये जुड़े हुए हैं। तो ये है सब्स्टिट्यूएंट और ये नंबर दे दिया। अब इसको नंबर और दें। मेन चेन जिसमें 4 कार्बन है, इसको नंबर और देना है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट कौन से पे है इसलिए। तो पहले देखो इसमें इस ओर से दें तो नंबर 2 पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, इस ओर से भी 2 पे आ रहा है। तो अब इसमें प्रायोरिटी जो है किसको दी जाएगी, अल्फाबेट को। ब्रोमो B से शुरू होता है, क्लोरो C से। तो पहले अल्फाबेट में ब्रोमो आता है इसलिए नंबर इस ओर से देंगे 1 2 3 एंड 4। अब नाम लिखें, पहले ब्रोमो ही लिखा जाएगा क्योंकि अल्फाबेट में पहले आता है, इसलिए ये हो गया ब्रोमो। कहाँ पर है, नंबर 2 पे 2 ब्रोमो। क्लोरो है नंबर 3 पे 3 क्लोरो। और फिर आगे लिख देंगे मेन कंपाउंड का नाम ब्यूटे और आगे एन। तो ये हो गया 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, ये कंपाउंड हो गया। इसके बाद में लास्ट में एक क्वेश्चन 39th क्वेश्चन जो है उसके बारे में हमें और देखते हैं, जिसमें कुछ कंपाउंड जो है उनके फार्मूला जो है वो हमें लिखने हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ कंपाउंड जो है उनके नाम जो है वो हमें दिए हुए हैं, इनके बेसिस पर इनका फार्मूला जो है वो हमें लिखना है। IUPAC नाम ये दिए हुए हैं, हालांकि रूट नाम है, इनके IUPAC नाम कैसे लिखे जाते हैं वो हमने पढ़ लिया था। जैसे नियोपेंटेन, नियो यानी बार बार ये बता चुके हैं, CH3 CH3 ये स्ट्रक्चर है नियो की। आगे दिया है पेंटेन, तो पेंट यानी 5 कार्बन, 4 इसमें आ गए, एक और जोड़ दिया, ये है नियोपेंटेन का फार्मूला। यदि हम इसका नाम लिखें तो पहले पढ़ चुके हैं हम 2 डाइमेथिल प्रोपेन, ये है। आइसोपेंटेन, आइसो का मतलब है ये CH3 CH3, ये आइसो है। 3 कार्बन तो इसमें आ गए, पेंट यानी 5 करने टोटल, तो 2 और जोड़ दें CH2 CH3। नाम जो इसका लिखे हैं तो वो भी बताया हुआ है, ये
सब्स्टिट्यूएंट है नंबर 2 पे, तो 2 मेथिले और आगे है 2 मेथिले ब्यूटेन, तो 2 मेथिल ब्यूटेन है ये, तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। अब इसके बाद में ये IUPAC नेम दिया हुआ है 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन। सबसे पहले देखें प्रोपेन यानी कितने कार्बन है 3, फिर देखें एन यानी सब जगह सिंगल बॉन्ड है, फिर ये क्लोरो जो है वो जोड़ दें, नंबर 1 पे जुड़ा है क्लोरो, इस ओर से गिन ले तो 1 2 3 हो जाएगा, इस ओर से गिने तो 1 2 3 तो 2 जगह पर क्लोरो जोड़ने हैं, नंबर 1 पे और नंबर 3 पे। अब वैलेंसी सैचुरेटेड कर दें इन कार्बन की 4, 1 और 1 2 तो हो चुकी है, 2 और जोड़ दिए, इसकी भी 2, इसमें भी 2, ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन। फिर है ये 3 एथिल 4 मेथिले हेक्सेन, हेक्स 1 2 3 4 5 6, एन सब जगह सिंगल बॉन्ड। इसके बाद में ये सब्स्टिट्यूएंट जो वो जोड़े, अब हम इसमें मान लेते हैं इस ओर से गिनती 1 2 3 4 5 6, फार्मूला दिया हुआ हो तो हमें नंबरिंग उनके अनुसार देनी पड़ती है, लेकिन हमें तो यहाँ फार्मूला लिखना है तो हम नंबरिंग अपने अनुसार दे दें। तीसरे पर जोड़ दें एथिल नंबर 3, इस पे एथिल ग्रुप जोड़ें, एथिल ग्रुप ये होता है CH2CH3। फोर्थ वन पे जोड़े मेथिल, ये होता है मेथिल, तो ये सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दिए। अब वैलेंसी कंप्लीट कर दें, इस कार्बन की 1 है, 3 बाकी रही तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, इस कार्बन की 1 और 1 2 तो हैं, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, इस कार्बन की 1 2 3 तो हो चुके हैं, 1 H जोड़ दिया, इसमें भी 3 हो चुके हैं, 1 और जोड़ दिया, इसमें 1 और 1 2 तो हैं, ये जोड़ दिए, और इसमें 1 वैलेंसी थी 3 ये जोड़ दिए। फिर देखें ब्यूटेन 3 मेथिल 1 ब्यूटेन, ब्यूट यानी 1 2 3 and 4, इन यानी डबल बॉन्ड हमें लगाना है। अब डबल बॉन्ड कहाँ, 1 लिखा है पहले कार्बन पे, मान लिया 1 2 3 4 ये है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दें, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड। अब नंबर 3 पे जोड़ दें मेथिल यानी CH3, ये जोड़ दिया। अब देखें इसकी 2 वैलेंसी हो चुकी है, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, 1 2 3, इसकी 3 हो चुकी है, 1 ये जोड़ दिया, इसमें 1 2 3 1 H ये जोड़ दिया, और इसमें 1 है 3 H जोड़ दिया, ये हो गया 3 मेथिल 1 ब्यूटेन। तो इस तरह से ये 8th चैप्टर जो है वो आज अपना कंप्लीट हुआ। इसके बाद में आगे हमें अगला चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। यहाँ तक के लिए इतना ही। अब इसमें जो क्वेश्चन वगैरह बताए हैं या ये नोमेनक्लेचर फार्मूला वगैरह लिखना, इनमें और कोई समस्या वगैरह हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।